अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोला सील्स। जैसा कि आप जानते हैं जी, मैं अक्सर डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करता हूँ और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी उस्ताद हैं जिनका नाम है जी और उनकी पहचान है, उनसे मालूमात, एक तो शौक़ भी देखते हैं जी, दूसरी बात है सफ़र भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी होती है, और तीसरी सबसे जो अहम बात है जी नॉलेज, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो नायाब ब्रीड्स रही हैं उनके बारे में। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ शौक़ के हवाले से नहीं होता जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो असल हकीकत नॉलेज जो असील ब्रीडिंग के ऊपर होती है और असीलों की मालूमात है उसको इकट्ठा करना। मेरे चैनल बनाने का मकसद ये था जी, ये एक उस्तादों की जो कलेक्शन है मेरे चैनल में हो, और मेरा ये एक एम है और ये मेरा मिशन रहा है। आज हम रजवा सादात आए हैं। जुल्फ़कार हैदर शाह साहब लेजेंड है जी, पाकिस्तान में वेल नाउन पर्सनैलिटी हैं सर। हमारे लिए तो सीखने के अमल से गुजर रहा हूं, हमारे लिए तो आप लेजेंड हैं जी। ठीक है जी, तो इनसे बहुत कुछ मिलता है। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, गपशप लगाएंगे और आपके साथ भी शेयर होगी जी। ज़रूर देखिएगा एंड तक जी ज़रूर। शाह जी, सबसे पहले जनाब मैं हर उस्ताद से पूछता हूँ कि आप अपना तारुफ प्लीज़ काइंडली करवाएं, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी लोग इनको पता ही नहीं होता जी। मैं जुल्फ़कार हैदर शाह जी, जिस तरह मेरा नाम इन्होंने बताया है, और मैं बेसिकली रजवा सादात से बिलोंग करता हूँ। ये तहसील है चनियोट, उसका एक गांव है, और यहाँ मेरे आबा व अजदाद जो है वो काफ़ी अरसा से यहीं से सेटल थे और यहीं पे हम लोग रह रहे हैं। तो शौक़ के हवाले से ये बात करूँगा कि मेरे ताया, मेरे चचा, मेरे वालिद, ये सब शौकीन लोग थे और हर किस्म का जानवर परिंदा रखने के शौकीन थे। लेकिन जो ख़ास अहमियत इन्होंने मुर्गों को दी हुई थी वो उनके मसलन के रखने के अंदाज से, या जिस तरह वो इसको लेके उन्होंने एक लंबा अरसा इसको चले, उससे अंदाज़ा होता है कि उनके नज़दीक इन मुर्गों की कितनी अहमियत थी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये शाह जी, सबसे पहले हम तो बात करेंगे लसानी ब्रीड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में एक वेल नाउन नेम है जी। हर बंदे के मुंह में अल्फाज होता है जी लसानी चाहिए, और लसानी कहाँ से मिलेगा। आपके घर का तो ये मेन हिस्सा रहे हैं, आप ब्रॉट अप हुए हैं और आप ये देखते आए हैं शुरू से बर्ड्स। पहले तो हम हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद आपने जो बर्ड्स देखे हुए हैं उनकी फ़ीचर्स और जो आपकी नज़र से गुजरे हैं उनके ऊपर काइंडली हमें बताएं जी, किस तरह के बर्ड्स थे वो। देखिए राज साहब, लसानी जो नाम है ये से कहाँ से मिला या कैसे आया, उसके मुतल्लिक भी मुख्तलिफ जो है ना रवायात हैं। कुछ कहते हैं कि नवाब अब्दुल अली खान साहब के पास से ये चली, कुछ कहते हैं कि एक रेलवे के सुपरिटेंडेंट थे, जेम्स नाम था या क्या नाम था उनका, लुइस नाम था, उनके पास से ये जो है ब्रीड चली। बार जहाँ से भी आई जी, हमारे पास जो ये ब्रीड आई है वो तो फैल शाह साहब थे मरहूम कोट मोमिन के, वो मेरे चचा के उनके साथ हेलो आई थी। उनका कोई इशू बना, वो रजवा आ गए, यहाँ पर वो 2-3 साल मुकीम रहे, और ख़वातीन ने तो जो उनकी साथ भी आई थी वो उन्होंने तो अपने जेवर उठाए होंगे या घर का कोई कीमती सामान लिया होगा और यहाँ पर वो आई। लेकिन तो फैल शाह साहब जो थे इन्होंने और कुछ भी नहीं उठाया, इन्होंने मुर्गे उठाए। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि उन मुर्गों की उनके नज़दीक कितनी वैल्यू थी। वो मुर्गे, मैं बचपन में उस वक्त मैं पिंडी पढ़ता था जी, तो छुट्टियों में आता था, तो वो मुर्गे मैं देखे जाती दफ़ा, फिर वो मुर्गे जो थे वो मेरे चचा को भी दे गए और उन्हीं में से वो आगे फिर वो बढ़ाए भी उन्होंने। वो मुर्गे आज के जो मुर्गे थे ना जी, इनसे काफ़ी मुख्तलिफ थे। अच्छा, या तो फिर इन ब्रीडिंग की वजह से उनमें काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ गई इस ब्रीड में, या क्रॉसिंग की वजह से कोई इश्यूज आ गए। अभी जो इश्यूज अभी आप यूँ समझ लें कि जो हमारे पास इस वक्त लासानी है या जो मैं लासानी देखता हूँ सर, वो और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, उनके साइजेस, उनके फीचर्स जो आपने देखे सर, वो मेल जो थे मेरा अंदाज़ा है कि वो 4 kg प्लस थे। अच्छा, बड़े स्ट्रेट तख्ती के वो मुर्गे थे, और आप
यूँ समझ लें कि लंबी टांगे, परेल, अच्छा। हेड बहुत मोटे, मजबूत, मुंह पे गोश्त कोई ना, मोरे बड़े सख्त, और वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरे मुर्गों की तरह चौड़े नहीं थे, लेकिन आप ये कह लें कि उनमें एक हार्डनेस थी, उनमें एक हार्डनेस थी, उनके वजूद के अंदर एक सख्ती थी जो कि पकड़ने से फील होती थी कि आपने कोई आम चीज़ को नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा। कोई स्पेसिफिक ब्रीड है या कोई ख़ास परिंदा है जिसको आपने पकड़ा हुआ। आपने शादी इनको लड़ते देखा जी? सर मैंने लड़ते देखा। अच्छा। इनकी लड़ाई के बताएं। इनकी लड़ाई का ये था कि ये सीधा होकर लड़ते थे जी, और ये जिस तरह अमरोहा मोहताज नहीं था। अच्छा। वो हर घर में लड़ता था, जहाँ से उसकी नोक पड़ गई वहीं से उड़ जाता था। सेम इनके साथ ये था कि ये गर्दन से ऊपर ऊपर ना जी किसी जगह के मोहताज नहीं थे कि भाई सारी पकड़ना है इस तरह। लेकिन लड़ाई इनकी जो थी उसमें ये था कि ये पैर मार थे। अच्छा। जिसे हमारे ज़्यादातर शौकीन जो है वो कहते हैं कि जी अकारी जो है उसका, तो उसमें यह है कि इनके जो ना ये हार्ड हिटर थे, वेरी हार्ड, और इन्हीं को अगर खुले कंडों में लड़ाया है तो वो जो हार्ड हिटिंग थी वो इनके कीलों के ऊपर इन्होंने उससे भी ज़बरदस्त काम लिया है। और मैंने खुद देखा है कि बाज़ औक़ात कोई आगे से कोई एक आधा मुर्गा एज ए टेस्टर को ले आता था तो इनके कील बाकायदा बॉडी नहीं गर्दन के अंदर पेनिट्रेट करते थे। अच्छा। और वो ऐसा ज़ख़म होता था कि जिसके बाद दूसरा जो मुखालिफ मुर्गा है वो ताब नहीं ला सकता था। प्योर जो थे वो उस चचा के पास भी नहीं लड़ते थे, क्रॉस में लड़ते थे, क्योंकि इन ब्रीडिंग हो चुकी थी काफ़ी, पता नहीं कब से इन ब्रीडिंग हो रही थी, बिल्कुल, लेकिन क्रॉस में लड़ते थे। लेकिन उन्होंने अपनी असालत ख़राब नहीं की थी। उनके जोड़ बहुत मजबूत थे, उनकी गर्दन जो के मोरे बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि नज़दीक जुड़े हुए थे, और उनकी मोटी गर्दनें और मजबूत गर्दनें, और हर लिहाज से वो आप कह लें कि असालत का एक पैकर या असालत की एक तस्वीर थी। सही हो गया। तो इनमें शादी behangam आते थे? आप behangam जो है ना जी वो बहुत कम निकलते थे। तो मुझे याद है कि 98-97 तक ना जी कोई एक आधा behangam अगर निकल आता था तो मेरे चचा बड़े खुश होते थे उसे देख के कि यार ये एक बड़ी नायाब सी चीज़ निकल आई है। रंग जो थे वो इनके बेसिक जो कलर था वो मुश्का था। कभी कभी को बच्चा एक आधा निकलता था जो गर्दन से सुर्खी मारता था, जिसे आप तेलिया कह लें। जी जी जी। और जो सफ़ेद था वो कभी कभी निकलता था। अच्छा। चिटकन्ने थे, और प्रॉपर चिटकन्ने थे कि आपको दूर से जो मुश्के थे उनके तो कान यूँ नज़र आते थे जिस तरह आपने कोई उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है जो कि सफ़ेद कलर का। हल्की सी नीलाहट भी होती थी उस सफ़ेदी के एंड पे, लेकिन वो प्रोमिनेंट जो था वो सफ़ेदी ही होती थी। अच्छा। और एक आधा जो निकलता था behangam, उसको फिर ये किया जाता था कि अगर behangam मादी आ गई है कोई एक आधी, तो उसे किली ताजे नर के साथ क्रॉस किया जाता था। अगर कोई behangam नर निकल आया तो उसे किली ताजी मादी के साथ बेसिकली किली ताजे थे। सही है, मतलब दोनों behangams को आपस में नहीं, उनको क्रॉस नहीं करवाया जाता था, क्योंकि behangam बच्चा जो निकलता था उसका करैक्टर ही अलग होता था। वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता था। अच्छा। हैवी ज़्यादा हो जाता था, गर्दन मज़ीद छोटी कर जाता था, टांग जो है वो लसानी की जिस तरह लंबी होती थी इस तरह उसकी लंबी नहीं होती थी, यानी कि उसका कैरेक्टर थोड़ा सा उससे चेंज हो जाता था। आप उसे ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली स्टॉकी टाइप उसकी बॉडी होती थी। तो behangam को एज ए ब्रीडर एक्सेप्ट करते थे आपके चचा जान? नहीं, behangam को बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता था क्योंकि उसी में से निकलता था। और कई लोग थे जो उसके ऊपर इतराज़ भी करते थे, कहते कि जी ये नहीं behangam नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं थे। तो फिर अगर उनको फाइट में डाला भी जाता था तो उनका जो ताज है या जो उसका क्राउन है उसको काट दिया जाता था नीचे से उसकी जो है बिल्कुल। अच्छा शाह जी, मेन जो लसानियों का आजकल यूट्यूब पे है ना, जो काला मुर्गा नज़र आ जाए उसकी फर पीछे से देखें वाइट है जी, गर्दन के नीचे वाइट है जी, ये लसानी है जी? नहीं, ये उनका खासा तो था जी। उनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, और ऊपर से जब परों को हटाया जाता था तो नीचे से बाकायदा एक सफ़ेदी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती थी। और उसके
जो एक आपको ये चीज़ बताऊं, यही चीज़ जो थी ये मुझे चचा ने अमरोहों के मतलब भी बताई थी, और यही चीज़ चचा ने मुझे लसानियों के मतलब भी बताई थी। क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम उनके साथ गुजरा। डेरा कॉमन ही होता था, हम निकलते थे स्कूल से आना छुट्टियों पे, तो उधर डेरे भी बैठना, डेरे पे ये मुर्गे फिर रहे होते थे, ये घर में घूम रहे होते थे। तो वो कहते थे कि यार जो इनमें से खूबसूरत निकलते हैं हम उनको एज ए ब्रीडर चूज़ करते हैं, और जो इनमें से थोड़े से शक्ल आप कह लें कि ज़रा उसकी कोई शक्ल ख़ास नहीं बनती थी, बिल्कुल थोड़ा सा वो उसमें चले जाता, तो उसको वो फाइटर लाइन में डाल देते थे और बड़े कामयाब फाइटर वो बनते थे। सही हो तो ये सेम उन्होंने अमरोह में ये रखा हुआ था। सही हो गया। तो शाह जी तकरीबन मेरा 10 साल हो गए हैं, पहले मेरी आपके साथ एक दफ़ा गुफ्तगू हुई थी, आपने मुझे ना चूज़ों की एक पिक्चर सेंड की थी लसानियों के एज एन सैम्पल, और वो तकरीबन सारे जो से उनके वाइट फैदर्स थे। आपने मुझे वो बताया था कि ये जो हमारे लसानी थे ओरिजिनल, उनमें जो चूज़े हैं सबसे ज़्यादा उनके वाइट फैदर्स निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती थी वो अपना ओरिजिनल कलर रह जाते थे, वो ज़्यादातर मुश्किल बन जाते। तो ये बताने का मकसद ये था इन भाइयों को कि ये ज़्यादातर आजकल ना चूज़ों की परचेजिंग होती है, वो सारे काले होते हैं जी, लोग लसानी करके बेच रहे होते हैं। देखिए जी, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरे पास अब खुद जो है वो कई बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं निकलती। लसानी की नोक नली बिल्कुल सफ़ेद थी। अच्छा, पेल आप उसको कह सकते हैं, पेल येलो कह सकते हैं, जी, ठीक है, जैसे बोस्की कलर जी, वो इनमें था जी, वो भी निकलता था। लेकिन जिस तरह मादियों की काली टांगे हैं या नरों में वो टांगे काली आ रही हैं, तो ये उसका खासा नहीं था। ये 100% क्रॉसिंग के बाद लसानियों की मादियों की ज़्यादा टांगे जहर मोरी या हल्की बोस्की आप कह लें, हल्की बोस्की कह लें, और गोल नली की थी, गोल नली की होती थी। अच्छा, फिर इनके जो कील थे वो मुश्के नहीं थे, अच्छा, वो भी सफ़ेद थे, वाइट थे। जी हाँ, नोक नली कील ये सफ़ेद था, वाइट था, बोस्की कह लें आप। अच्छा।